इट्स ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 23 और 24 पर हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली आधारित है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट मीन्स आज के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब सवाल इस बात का है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण क्या है? सबसे पहले तो हम इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। राइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन से आप क्या समझते हैं, अर्थात शोषण से क्या समझते हैं? किसको मानते हैं शोषण और किसको शोषण नहीं मानते हैं? राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने कहा कि हम भारत के हर नागरिक को शोषण के विरुद्ध अधिकार देंगे, ताकि अगर कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन करे, शोषण करे, तो उस शोषण के विरुद्ध वो अपनी आवाज उठा सके। इज दैट क्लियर? और ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी असेंबली थी या काउंसिल थी, जो समिति थी, उस समिति के एडवाइजर बी.एन. राव साहब हुआ करते थे। कौन राव साहब थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव साहब उन दिनों बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे, और ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल के एडवाइजर थे। मीन्स संविधान समिति में इनकी जो भूमिका थी वो बी.एन. राव साहब की वो एक एडवाइजर की भूमिका थी, सलाहकार के रूप में ये काम कर रहे थे। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सलाह देने के लिए 1 रुपए की भी फीस नहीं ली थी। जैसे आमतौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो काम कर रहे थे, वो सब कुछ ना कुछ पेमेंट ले रहे थे। लेकिन राव साहब ने कहा कि भाई हमारा देश आजाद हुआ है और देश आजाद होने जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो 1946 में ही बैठी थी, 6 दिसंबर 1946 को। तो इन्होंने कहा था कि भाई इतना बड़ा एक चेंजेज आने वाला है देश में, देश आजाद होने वाला है, और हमारा अपना खुद का संविधान होगा, और उस संविधान समिति में एक एडवाइजर की भूमिका में मैं रहूंगा। तो जैसे आमतौर पर लोग कह देते हैं भाई अगर आप एडवाइज करेंगे तो आपकी फीस क्या होगी, आपका जो है पारिश्रमिक क्या होगा, वेजेज क्या लेंगे, वेजेज मतलब पारिश्रमिक क्या लेंगे, मेहनताना क्या लेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमको कोई मेहनताना और नहीं चाहिए। और ये उन दिनों इतने बड़े आदमी थे कि चूंकि ये आईसीएस में थे। आईसीएस का मतलब समझते हैं? जैसे कि आज की डेट में आईएएस होता है, उन दिनों आईसीएस होता था। जिसको आज हम आईएएस कहते हैं, उन दिनों इसको क्या कहते थे? आईसीएस कहते थे। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मींस भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, और आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवाओं में ये थे। और उन दिनों भी ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है हमारा, कहां पर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? आईसीजे जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहां पे है? अमेरिका में है। राइट, तो ये आईसीजे के भी मेंबर थे। तो समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो उन दिनों आईसीजे का मेंबर हो, जब भारत गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तो सोचो कि ये कितने बड़े आदमी रहे होंगे। राइट, तो बी.एन. राव साहब ने ये जो है इसमें बहुत सारी अपनी एडवाइस दी थी। एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत सारी एडवाइस दी थी। तो ये एडवाइजरी कमेटी में थे एक तरह से। राइट, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण।
अब शोषण किसको आप मानते हैं, एक्सप्लॉयटेशन किसको मानते हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती कोई काम करवाना, राइट, जबरदस्ती कोई काम करवाना मीन्स फोर्सफुल तरीके से। फोर्सफुल का क्या मतलब होता है, फोर्सफुल मतलब जबरदस्ती तो हो गया, ताकत के बल पर काम करवाना। चाइल्ड लेबर, क्या करवाना, चाइल्ड लेबर मीन्स बाल मजदूरी करवाना, राइट, और महिलाओं को बंधक बनाना, राइट, क्या करना, महिलाओं को भी बंधक बनाना, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब समझते हो बच्चों, हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव तस्करी। क्या कहते हैं इसको, मानव तस्करी। मानव तस्करी करना, जैसे कि किसी बच्चे को चुरा लिया और बच्चे को उसको कहीं पर बेच दिया, और ऐसे जो बच्चे चोरी हो जाते हैं और उनकी खरीद फरोख्त होती है, कहीं दूर दराज शहरों में बेच दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिग्नल पर भीख मांगते हैं, राइट। और सिग्नल पर भीख मांगने वाले बच्चे कई बार जो है बहुत अच्छे घरानों के होते हैं, जो कि हमारे समाज में बहुत बार बच्चे गुम हो जाते हैं, आज तक उनका आता पता भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। क्योंकि गाजियाबाद से बच्चा चोरी हुआ, कोलकाता ले जाकर के बेच दिया गया, वो कोलकाता के सड़कों पे कहीं पर भीख मांग रहा है। और हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की पुलिस इतनी एक्टिव है कि आजम खां की अगर भैंस खो जाए तो 24 घंटे में बरामद कर लेती है, लेकिन अगर किसी आम आदमी का बच्चा भी चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो उसको 40 साल में भी नहीं बरामद कर सकती है। ये हमारे पुलिस की मतलब है, उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं, हम की बात नहीं करेंगे, पूरे ऑल इंडिया पुलिस की बात करेंगे, बहुत काबिल पुलिस है। और इतनी काबिल भी है कि अगर केस सॉल्व करने पर आ जाए तो इतनी जल्दी सॉल्व कर देती है कि अमेरिका की भी पुलिस शायद फेल हो जाए। कैसे सॉल्व कर देती है, इस क्रम में एक छोटी सी कहानी भी बताना चाहूंगा कि एक बार जो है भारत सरकार ने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि किन्हीं 3 स्टेट्स की पुलिस के चुनिंदा ऑफिसर्स को बुलाते हैं और उनको एक मिशन देते हैं कि आप सभी को शेर पकड़ना है। क्या करना है, एक एक शेर पकड़ना है। अब हमारे यहाँ पे से जो है गुजरात की पुलिस आई और महाराष्ट्र की पुलिस गई, उत्तर प्रदेश की भी पुलिस पहुंची, और जब जाकर के वहां पे रिपोर्टिंग की तो महाराष्ट्र की पुलिस से पूछा कि भाई एक बात बताइए, आपको अगर एक शेर पकड़ना हो तो कितने समय में पकड़ देंगे। तो महाराष्ट्र की पुलिस ने कहा कि मैं तो 7 दिन में शेर पकड़ के ले आऊंगा जंगल में। अच्छा ठीक है, गुजरात की पुलिस से पूछा कि आप कितने समय में पकड़ लेंगे, तो गुजरात की पुलिस ने कहा कि मैं 24 घंटे में पकड़ दूंगा। यूपी पुलिस से पूछा कि आप कितने समय में पकड़ लेंगे, बोले हम तो जाते ही पकड़ लेंगे, इसमें कितना टाइम लगता है, शेर पकड़ने के लिए 24 घंटे की जरूरत थोड़ी है। तो भाई भारत सरकार ने कहा कि वेरी गुड यार, यूपी पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो बोले कि ठीक है आप पकड़ के लाइए। अब यूपी पुलिस पकड़ करके लाती है तो एक गीदड़ को पकड़ करके उल्टा लटका दिया उसने। गीदड़ समझते हैं ना, जयकाल, बोले उसको उल्टा लटका करके उसको टॉर्चर करना शुरू किया, मारपीट करना। बोले तू ये एडमिट कर ले कि मैं ही से हैं, नहीं तो मैं एनकाउंटर में कर मारूंगा तुझे। तो बेचारा गीदड़ क्या करता, उसको जैसे ही रिवॉल्वर दिखाया गया चिल्ला पड़ा, हाँ मैं ही शेर हूँ, मैं ही शेर हूँ। बोले चल अब कोर्ट में स्टेटमेंट देंगे, नहीं तो जब हम रिमांड पे लेंगे तो तुझे दौड़ा के मार देंगे। उसने बेचारे ने कोर्ट में भी एडमिट कर लिया कि हाँ साहब मैं ही शेर हूँ। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस की बड़ी खासियत है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की, अगर केस सॉल्व करने पे आ जाए तो बहुत जल्द सॉल्व कर देती है, राइट। तो यहाँ पे फोर्सफुल, ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन करने का मतलब ये नहीं कि कोई भी, मतलब एक सिविल नेचर में एक्सप्लॉयटेशन होता है, हम लॉफुल तरीके से भी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, हमारा लॉफुल तरीके से भी शोषण होता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन फोर्सफुली तरीके से आपसे कहा जाए कि आप एक्सेप्ट करो कि आपने ही किया है। चाहे आपकी बहन को जो है हमने बंधक बना लिया और दूसरी बहन को जो है कहा कि भाई
ये अपराध तुम्हें एक्सेप्ट करो अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो। तो भाई क्या करोगे आप ब्लैकमेल हो रहे हो, लेकिन दूसरी तरह से दूसरी भाषा में देखा जाए तो ये क्या है, ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर और वीमेन एक्सप्लॉयटेशन मीन्स औरतों का शोषण। अब औरतों के शोषण की बात करें अगर हम, तो औरतों का शोषण किस तरीके से होता है, मतलब उनको बंधक बना करके कोई काम लेना, राइट। और प्रॉस्टिट्यूशन, प्रॉस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है समझते हो आप लोग, वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति में जैसे देह व्यापार जैसे भी धंधे आ जाते हैं, तो कई बार तो ये मजबूरी होती है कि वो कल्चर में शामिल हो जाती है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारा एक्सप्लॉइट हो रहा है, राइट। बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि मेरा कोई शोषण भी हो रहा है। जैसे कि किसी बच्चे को अगर एक बार उसको जो है बचपन से ही उसको गुलामी की आदत डाल दो, समय से ज्यादा उससे काम लो, 12 घंटे काम लो और उससे ये कहो कि भाई इतने घंटे तुमको काम करना है और एक टाइम खाना मिलेगा, एक टाइम पिटाई से भी काम चलाना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता था पहले। ये कब होता था, प्री कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब देश में संविधान लागू नहीं था। लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के बाद हम सभी को जो है इस तरह के अधिकार मिल गए, फंडामेंटल राइट्स मिले, जिसमें यह कहा गया कि आप किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हैं, फोर्सफुल तरीके से काम नहीं करवा सकते हैं। अब कल्चर में शामिल होने की बात अगर हम करें, जैसे कि कोई बच्ची है, लड़की है, उसको कहीं से किडनैप कर लिया, कहीं से चोरी कर लिया और जाकर के उसको किसी जो है उसमें मार्केट में रेड लाइट जोन में जाकर के बेच दिया। रेड लाइट जोन आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे दिल्ली में है रेड लाइट जोन, जीबी रोड, ऐसे भारत के कई महानगरों में बहुत सारे रेड लाइट जोन्स हैं जहां पर वेश्यावृत्ति जैसा धंधा होता है। तो अब वो बच्ची वहां के कल्चर को देख रही है, क्या देख रही है कि वहां पे तो सारे लोग इसी तरह के हैं, सब लोग उसी काम को करते हैं। जब वो कभी बड़ी होगी, जवान होगी, तो उसी काम में वो भी लिप्त हो जाएगी। तो उसे पता ही नहीं चला कि उसका शोषण हुआ है, क्योंकि वो उसको एक कल्चर के तौर पर मान लेती है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे अधिकार तो हैं, लेकिन कई बार हम खुद कंफ्यूज होते हैं बीइंग अ टीचर कि हमारे हिंदुस्तान में इसके अगेंस्ट लॉ है, इसके अगेंस्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है फंडामेंटल राइट्स के तौर पर, और इसके अगेंस्ट लॉ भी है, जिसको हम पहले 1956 में सीटा या सीता, जिसको सस्पिशियस इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सीता, सस्पिशियस इमोरल, एज फॉर सस्पिशियस इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, राइट। कहें तो हम लिख भी देंगे, नहीं तो सुन करके लिख दीजिएगा, सस्पिशियस इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, राइट। ये 1956 का एक्ट है। इसमें इस एक्ट के तहत यही कानून लाए गए हैं कि मतलब ह्यूमन की तस्करी नहीं की जा सकती है, और ह्यूमन तस्करी करना जो है क्या है, एक गंभीर अपराध, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी का अपराध है। अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए फिर वही वाली बात कहूंगा जो कल आर्टिकल 22 में डिस्कस कर रहा था कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस जहां पर उसको डाउट हो, जहां पर उसे लगे, जहां पर वो व्यक्ति मिल जाए, वहीं पर उसे अरेस्ट कर सकती है, बिकॉज ऑफ ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब इस एक्ट को बाद में बदल करके पीटा कर दिया गया। पीटा मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट मतलब या प्रिवेंटिव इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। ये क्या बन गया? प्रिवेंटिव बन गया। क्या बन गया? प्रिवेंटिव इमोरल
ट्रैफिकिंग एक्ट बन गया। अब यहां पर बस इतना ही बदलना है, सीटा में क्या हो जाएगा, सस्पिशियस इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, और पीटा में क्या है, प्रिवेंटिव इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है। लेकिन एक्ट बदल गया, दशा नहीं बदली। और अगर दशा बदली होती तो हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत, जिस दुनिया मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। और पार्लियामेंट से अर्थात संसद से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर जीबी रोड आबाद है, जहां पर औरतों का व्यापार होता है, खरीद फरोख्त होती है, दे व्यापार जैसा धंधा हमारे देश की राजधानी में बड़े पैमाने पर चलता है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप सीता लाते हैं, पीटा लाते हैं, एक्ट बदलते रहते हैं, लेकिन देश की दशा बदलने का नाम नहीं लेती है। अगर आपने इसको स्ट्रिक्टली से इनेक्टेड किया होता, लागू किया होता, तो ये जीबी रोड जैसी स्थिति खत्म हो जाती, उन्हें विस्थापित कर दिया जाता कहीं पर, और विस्थापित करके वो महिलाएं भी एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। हाँ, ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट है, किसके अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मींस आपका कोई शोषण कर नहीं सकता है। बट अगर आप अवेयर हैं, इफ यू आर अवेयर, आप अगर सावधान हैं, आप केयरफुल हैं, आप जागरूक हैं, तो आप अपने अधिकारों का भरपूर यूज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फंडामेंटल राइट्स की जो है रेमेडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट इज नॉन एज रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे मौलिक अधिकारों का जो है क्या है, एक उपचार है। और उपचार ये है कि यदि स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज करता है, तो इन दैट केस अंडर आर्टिकल 32 यू कैन डायरेक्टली अपीयर टू द सुप्रीम कोर्ट, मींस विदाउट गोइंग एनी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो और अपने राइट्स की बात रख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, और इसमें आपको आर्टिकल 23 और 24 में कौन से राइट मिले हैं, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इज दैट क्लियर? दैट्स गुड। इट्स ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और 24 पर हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली आधारित है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट मीन्स आज के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब सवाल इस बात का है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण क्या है? सबसे पहले तो हम इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। राइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन से आप क्या समझते हैं, अर्थात शोषण से क्या समझते हैं? किसको मानते हैं शोषण और किसको शोषण नहीं मानते? राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने कहा कि हम भारत के हर नागरिक को शोषण के विरुद्ध अधिकार देंगे, ताकि अगर कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन करे, शोषण करे, तो उस शोषण के विरुद्ध वो अपनी आवाज उठा सके। इज दैट क्लियर?
और ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी असेंबली थी या काउंसिल थी, जो समिति थी, उस समिति के एडवाइजर बी.एन. राव साहब हुआ करते थे। कौन राव साहब थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव साहब उन दिनों बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे और ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल के एडवाइजर थे। मीन्स संविधान समिति में इनकी जो भूमिका थी वो बी.एन. राव साहब की, वो एक एडवाइजर की भूमिका थी, सलाहकार के रूप में ये काम कर रहे थे। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सलाह देने के लिए 1 रुपए की भी फीस नहीं ली थी। जैसे आमतौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो काम कर रहे थे, वो सब कुछ ना कुछ पेमेंट ले रहे थे। लेकिन राव साहब ने कहा कि भाई ये हमारा देश आज़ाद हुआ है और देश आज़ाद होने जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो 1946 में ही बैठी थी, 6 दिसंबर 1946 को। तो इन्होंने कहा था कि भाई इतना बड़ा एक चेंजेज आने वाला है देश में, देश आज़ाद होने वाला है और हमारा अपना खुद का संविधान होगा और उस संविधान समिति में एक एडवाइजर की भूमिका में मैं रहूंगा। तो जैसे आमतौर पर लोग कह देते हैं भाई अगर आप एडवाइज करेंगे तो आपकी फीस क्या होगी, आपका जो है पारिश्रमिक क्या होगा, वेजेज क्या लेंगे, वेजेज मतलब पारिश्रमिक क्या लेंगे, मेहनताना क्या लेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमको कोई मेहनताना और नहीं चाहिए। और ये उन दिनों इतने बड़े आदमी थे कि चूंकि ये आईसीएस में थे। आईसीएस का मतलब समझते हैं? जैसे कि आज की डेट में आईएएस होता है, उन दिनों आईसीएस होता था। जिसको आज हम आईएएस कहते हैं, उन दिनों इसको क्या कहते थे? आईसीएस कहते थे। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मीन्स भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, और आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीय सिविल सेवाओं में ये थे। और उन दिनों भी ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है हमारा, कहां पर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? आईसीजे जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहां पे है? अमेरिका में है, राइट। तो ये आईसीजे के भी मेंबर थे। तो समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो उन दिनों आईसीजे का मेंबर हो, जब भारत गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तो सोचो कि ये कितने बड़े आदमी रहे होंगे, राइट। तो बी.एन. राव साहब ने ये जो है इसमें बहुत सारी अपनी एडवाइस दी थी। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत सारी एडवाइस दी थी। तो ये एडवाइजरी कमेटी में थे एक तरह से, राइट। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण। अब शोषण किसको आप मानते हैं, एक्सप्लॉयटेशन किसको मानते हैं? जैसे कि किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती कोई काम करवाना, राइट। जबरदस्ती कोई काम करवाना मीन्स फोर्सफुल तरीके से। फोर्सफुल का क्या मतलब होता है? फोर्सफुल मतलब जबरदस्ती तो हो गया, ताकत के बल पर काम करवाना। चाइल्ड लेबर, क्या करवाना? चाइल्ड लेबर मीन्स बाल मजदूरी करवाना, राइट। और महिलाओं को बंधक बनाना, राइट। क्या करना? महिलाओं को भी बंधक बनाना, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब समझते हो बच्चों? हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव तस्करी। क्या कहते हैं इसको? मानव तस्करी। मानव तस्करी करना, जैसे कि किसी बच्चे को चुरा लिया और बच्चे को उसको कहीं पर बेच दिया। और ऐसे जो बच्चे चोरी हो जाते हैं और उनकी खरीद फरोख्त होती है, कहीं दूर दराज शहरों में बेच दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? सिग्नल पर भीख मांगते हैं, राइट। और सिग्नल पर भीख मांगने वाले बच्चे कई बार जो है बहुत अच्छे घरानों के होते हैं, जो कि हमारे समाज में बहुत बार बच्चे गुम हो जाते हैं। आज तक उनका आता पता भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। क्योंकि गाजियाबाद से बच्चा चोरी हुआ, कोलकाता ले जाकर के बेच दिया गया, वो कोलकाता के सड़कों पे कहीं पर भीख मांग रहा है
और हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की पुलिस इतनी एक्टिव है कि आजम खां की अगर भैंस खो जाए तो 24 घंटे में बरामद कर लेती है, लेकिन अगर किसी आम आदमी का बच्चा भी चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो उसको 40 साल में भी नहीं बरामद कर सकती है। ये हमारे पुलिस की मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं, हम की बात नहीं करेंगे, पूरे ऑल इंडिया पुलिस की बात करेंगे। बहुत काबिल पुलिस है और इतनी काबिल भी है कि अगर केस सॉल्व करने पर आ जाए तो इतनी जल्दी सॉल्व कर देती है कि अमेरिका की भी पुलिस शायद फेल हो जाए। कैसे सॉल्व कर देती है, इस क्रम में एक छोटी सी कहानी भी बताना चाहूंगा कि एक बार जो है भारत सरकार ने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि किन्हीं 3 स्टेट्स की पुलिस के चुनिंदा ऑफिसर्स को बुलाते हैं और उनको एक मिशन देते हैं कि आप सभी को शेर पकड़ना है। क्या करना है? एक शेर पकड़ना है। अब हमारे यहाँ पे से जो है गुजरात की पुलिस आई और महाराष्ट्र की पुलिस गई, उत्तर प्रदेश की भी पुलिस पहुंची और जब जाकर के वहां पे रिपोर्टिंग की तो महाराष्ट्र की पुलिस से पूछा कि भाई एक बात बताइए, आपको अगर एक शेर पकड़ना हो तो कितने समय में पकड़ देंगे? तो महाराष्ट्र की पुलिस ने कहा कि मैं तो 7 दिन में शेर पकड़ के ले आऊंगा जंगल में। अच्छा ठीक है, गुजरात की पुलिस से पूछा कि आप कितने समय में पकड़ देंगे? तो गुजरात की पुलिस ने कहा कि मैं 24 घंटे में पकड़ दूंगा। यूपी पुलिस से पूछा कि आप कितने समय में पकड़ देंगे? बोले हम तो जाते ही पकड़ देंगे, इसमें कितना टाइम लगता है, शेर पकड़ने के लिए 24 घंटे की जरूरत थोड़ी है। तो भाई भारत सरकार ने कहा कि वेरी गुड यार, यूपी पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो बोले कि ठीक है आप पकड़ के लाइए। अब यूपी पुलिस पकड़ करके लाती है तो एक गीदड़ को पकड़ करके उल्टा लटका दिया उसने। गीदड़ समझते हैं ना, जयकाल, बोले उसको उल्टा लटका करके उसको टॉर्चर करना शुरू किया, मारपीट करना। बोले तू ये एडमिट कर ले कि मैं ही से है, नहीं तो मैं एनकाउंटर में कर मारूंगा तुझे। तो बेचारा गीदड़ क्या करता, उसको जैसे ही रिवॉल्वर दिखाया गया चिल्ला पड़ा, हाँ मैं ही शेर हूँ, मैं ही शेर हूँ। बोले चल अब कोर्ट में स्टेटमेंट देंगे, नहीं तो जब हम रिमांड पे लेंगे तो तुझे दौड़ा के मार देंगे। उसने बेचारे ने कोर्ट में भी एडमिट कर लिया कि हाँ साहब मैं ही शेर हूँ। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस की बड़ी खासियत है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की, अगर केस सॉल्व करने पे आ जाए तो बहुत जल्द सॉल्व कर देती है, राइट। तो यहाँ पे फोर्सफुल, ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन करने का मतलब ये नहीं कि कोई भी, मतलब एक सिविल नेचर में एक्सप्लॉयटेशन होता है, हम लॉफुल तरीके से भी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, हमारा लॉफुल तरीके से भी शोषण होता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन फोर्सफुली तरीके से आपसे कहा जाए कि आप एक्सेप्ट करो कि आपने ही किया है। चाहे आपकी बहन को जो है हमने बंधक बना लिया और दूसरी बहन को जो है कहा कि भाई ये अपराध तुम्हें एक्सेप्ट करो, अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो भाई क्या करोगे आप ब्लैकमेल हो रहे हो। लेकिन दूसरी तरह से दूसरी भाषा में देखा जाए तो ये क्या है, ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर और वीमेन एक्सप्लॉयटेशन मींस औरतों का शोषण। अब औरतों के शोषण की बात करें अगर हम, तो औरतों का शोषण किस तरीके से होता है, मतलब उनको बंधक बना करके कोई काम लेना, राइट। और प्रॉस्टिट्यूशन, प्रॉस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है समझते हो आप लोग? वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति में जैसे देह व्यापार जैसे भी धंधे आ जाते हैं, तो कई बार तो ये मजबूरी होती है कि वो कल्चर में शामिल हो जाती है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारा एक्सप्लॉइट हो रहा है, राइट। बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि मेरा कोई शोषण भी हो रहा है। जैसे कि किसी बच्चे को अगर एक बार उसको जो है बचपन से ही उसको गुलामी की आदत डाल दो, समय से ज्यादा उससे काम लो, 12 घंटे काम लो और उससे ये कहो कि भाई इतने घंटे तुमको काम करना है और एक टाइम खाना मिलेगा, एक टाइम पिटाई से भी काम चलाना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता था पहले। ये कब होता था? प्री कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब देश में संविधान लागू नहीं था, लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू होने के बाद हम सभी को जो है इस तरह के अधिकार मिल गए, फंडामेंटल राइट्स मिले
जिसमें यह कहा गया कि आप किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हैं, फोर्सफुल तरीके से काम नहीं करवा सकते हैं। अब कल्चर में शामिल होने की बात अगर हम करें, जैसे कि कोई बच्ची है, लड़की है, उसको कहीं से किडनैप कर लिया, कहीं से चोरी कर लिया और जाकर के उसको किसी जो है उसमें मार्केट में रेड लाइट जोन में जाकर के बेच दिया। रेड लाइट जोन आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे दिल्ली में है रेड लाइट जोन, जीबी रोड। ऐसे भारत के कई महानगरों में बहुत सारे रेड लाइट जोन्स हैं जहां पर वेश्यावृत्ति जैसा धंधा होता है। तो अब वो बच्ची वहां के कल्चर को देख रही है। क्या देख रही है कि वहां पे तो सारे लोग इसी तरह के हैं, सब लोग उसी काम को करते हैं। जब वो कभी बड़ी होगी, जवान होगी, तो उसी काम में वो भी लिप्त हो जाएगी। तो उसे पता ही नहीं चला कि उसका शोषण हुआ है, क्योंकि वो उसको एक कल्चर के तौर पर मान लेती है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे अधिकार तो हैं, लेकिन कई बार हम खुद कंफ्यूज होते हैं बीइंग अ टीचर कि हमारे हिंदुस्तान में इसके अगेंस्ट लॉ है, इसके अगेंस्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है फंडामेंटल राइट्स के तौर पर, और इसके अगेंस्ट लॉ भी है, जिसको हम पहले 1956 में सीटा या सीता, जिसको सस्पिशियस इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सीता, सस्पिशियस इमोरल, एज फॉर सस्पिशियस इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, राइट? कहें तो हम लिख भी देंगे, नहीं तो सुन करके लिख दीजिएगा, सस्पिशियस इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, राइट? ये 1956 का एक्ट है। इसमें इस एक्ट के तहत यही कानून लाए गए हैं कि मतलब ह्यूमन की तस्करी नहीं की जा सकती है, और ह्यूमन तस्करी करना जो है क्या है, एक गंभीर अपराध, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी का अपराध है। अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए, फिर वही वाली बात कहूंगा जो कल आर्टिकल 22 में डिस्कस कर रहा था, कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस जहां पर उसको डाउट हो, जहां पर उसे लगे, जहां पर वो व्यक्ति मिल जाए, वहीं पर उसे अरेस्ट कर सकती है, बिकॉज ऑफ ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब इस एक्ट को बाद में बदल करके पीटा कर दिया गया। पीटा मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट मतलब या प्रिवेंटिव इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। ये क्या बन गया? प्रिवेंटिव बन गया। क्या बन गया? प्रिवेंटिव इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बन गया। अब यहां पर बस इतना ही बदलना है। सीटा में क्या हो जाएगा? सस्पिशियस इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, और पीटा में क्या है? प्रिवेंटिव इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है। लेकिन एक्ट बदल गया, दशा नहीं बदली। और अगर दशा बदली होती तो हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत, जिस दुनिया मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। और पार्लियामेंट से अर्थात संसद से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर जीबी रोड आबाद है, जहां पर औरतों का व्यापार होता है, खरीद फरोख्त होती है। देह व्यापार जैसा धंधा हमारे देश की राजधानी में बड़े पैमाने पर चलता है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप सीता लाते हैं, पीटा लाते हैं, एक्ट बदलते रहते हैं, लेकिन देश की दशा बदलने का नाम नहीं लेती है। अगर आपने इसको स्ट्रिक्टली से इनेक्टेड किया होता, लागू किया होता, तो ये जीबी रोड जैसी स्थिति खत्म हो जाती, उन्हें विस्थापित कर दिया जाता कहीं पर, और विस्थापित करके वो महिलाएं भी एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। हाँ, ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट है। किसके अगेंस्ट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मींस आपका कोई शोषण कर नहीं सकता है। बट अगर आप अवेयर हैं, इफ यू आर अवेयर, आप अगर सावधान हैं, आप केयरफुल हैं, आप जागरूक हैं, तो आप अपने अधिकारों का
भरपूर यूज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फंडामेंटल राइट्स की जो है रेमेडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट इज नॉन एज रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे मौलिक अधिकारों का जो है क्या है? एक उपचार है। और उपचार ये है कि यदि स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज करता है, तो इन दैट केस अंडर आर्टिकल 32 यू कैन डायरेक्टली अपीयर टू द सुप्रीम कोर्ट, मीन्स विदाउट गोइंग एनी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो और अपने राइट्स की बात रख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है और इसमें आपको आर्टिकल 23 और 24 में कौन से राइट मिले हैं? राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इज दैट क्लियर? दैट्स गुड।